हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग विस्कोसिटी देख रहे थे और इसमें हम देख रहे थे कि कोई भी फ्लूइड अपने अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का अपोज करता है और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे अगर इस पेन को मैं यहाँ हवा में ऐसे रिलीज करता हूँ तो जब ये नीचे जाएगा तो एयर इस पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है ना। अब तक हम लोग उसको एयर का रेजिस्टेंस कहा करते थे, है कि नहीं? बोलिए ना। लेकिन आज के बाद से हम उसको विस्कस फोर्स बोलेंगे। जब ये पेन नीचे आ रहा है तो इसको रोकने के लिए एयर जो ऊपर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। चलिए, इसी पेन को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगा जितनी तेजी से अभी गिर रहा है? नहीं, पानी जो है इसको ज्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं पानी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। इसी को मान लीजिए मैं शहद में ले जाके डाल दूं, शहद समझते हो, और गाढ़ा हो गया, उसमें डालू और धीरे 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 नीचे जाएगा ये। इसका मतलब हुआ शहद की विस्कोसिटी और ज्यादा होती है। तो मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि जो चीज जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, विस्कोसिटी की वजह से ना एक और चीज होता है। फ्लूइड का एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर अगर स्लाइड करना चाहे, बोलिए ना, फ्लूइड का एक लेयर अगर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करना चाहे तो जो अरे तुम जाएगा क्या बाहर? अभी क्लास ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये लोग स्टार्ट हो गया क्या जी? मैं कह रहा हूं बाबू कि अगर फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करना चाहे, स्लाइड करना चाहे, तो एक लेयर दूसरे लेयर को स्लाइड करने से रोकता है। और ये भी विस्कोसिटी की वजह से ही होता है। जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए एक थाली में आप ऊपर से पानी डालिए तो आप देखिएगा जैसे ही आप पानी डालिएगा सारा पानी तुरंत पूरे थाली में फैल जाता है। मतलब डालते जाइएगा वो फैलता जाएगा, ऐसा है। लेकिन उसी थाली में अगर आप शहद डालिएगा तो क्या लग रहा है, जैसे जैसे डालिएगा वैसे फैल जाता है क्या पूरा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट बाद हो सके तो पूरा फैला हुआ तुमको दिखेगा, लेकिन पहले पहाड़ टाइप का बनेगा कि नहीं बताओ। और उसके बाद में धीरे 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 फैल के वो पूरी थाली में फैलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ज्यादा आसानी से स्लाइड कर सकता है, इसीलिए पानी जल्दी से फैल गया था। लेकिन शहद का एक लेयर दूसरे लेयर पर थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड करता है कि नहीं? इसीलिए उसको ज्यादा टाइम लग गया था। अरे बोलिए ना। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज में विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना वो थोड़ा धीरे धीरे फैलता है। अरे थिक लिक्विड ना है, धीरे धीरे फैलेगा। तो ये चीज में हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड रेजिस्ट्स मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। फ्लूइड नहीं चाहता है कि उसका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करे। बोलिए ना। चलिए, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाएगा विस्कोसिटी। और मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, मतलब अपने लेयर्स को तो मूव करने से रोकता ही है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आके उसके अंदर मूव करना चाहे तो उसको भी वो रोकेगा। बोलिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग चल रहे हैं तो अभी ऊपर में फ्लूइड के रूप में क्या है? हवा है। तो हवा में हम चल रहे हैं तो खैर हमको आदत है, इसीलिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि हवा हमको अपोज कर रहा है। अरे बचपन से हवा में ना हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया हो, इतना कमर भर पानी भरा हुआ, उसमें आप चलिएगा तो बिल्कुल आप महसूस करिएगा। आप पहले जितना फ्रीक्वेंटली चल रहे थे, क्या बाढ़ के पानी में भी आप वैसे ही चल पाते हैं क्या? आप महसूस करिएगा कि पानी आपके कदमों को रोक रहा है चलने से, है कि नहीं? ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम में कम दूर जा पाओगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो ये चीज है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ड्यू टू विस्कोसिटी इज कॉल्ड क्या? विस्कस फोर्स। अब अपोज करने के लिए फोर्स ही ना लगाएगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। विस्कस फोर्स इन फ्लूइड्स इज लिटिल बिट सिमिलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स इन सॉलिड्स। अरे सॉलिड के केस में भी तो अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करना चाहे तो वो लोग फ्रिक्शन लगाते हैं कि नहीं? तो ये भी उसी की तरह है। सॉलिड लगा रहा है उसको हम लोग फ्रिक्शन बोल देते हैं, फ्लूइड लगाएगा उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोल देंगे। हाँ, सॉलिड के केस में जैसे अगर मान लीजिए कोई सरफेस, चाहे मान लीजिए ये पेन है, सॉरी रिमोट है, रिमोट अगर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो मेरा हाथ इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो सिर्फ इतने ही दूर में लगाएगा, है कि नहीं?
लेकिन इसी चीज को अगर मैं किसी फ्लूइड में छोड़ दूं, जैसे हवा में छोड़ दूं, तो हवा इस पर जो विस्कस फोर्स लगाएगा वो इसके हर पॉइंट पे लगाएगा, चारों तरफ से लगाएगा। लगेगा कहाँ? ऊपर ही। अरे लगेगा कहाँ? ये नीचे जा रहा है तो कहाँ लगेगा? अगर ये ऊपर जा रहा होता तो नीचे लगता। अपोज करने का क्या मतलब हो, ये जिधर जा रहा होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन हर जगह लगेगा, हर जगह वो रेजिस्टेंस ये महसूस करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको डिनोट किया जाता है, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ईटा लिखा हुआ है। ये अल्फा बीटा गामा जो होता है ना, उसी फैमिली में आगे चल के आपको मिलेगा ईटा। एन लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसका पूंछ बढ़ा देना। और अगर इसको सही प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हो तो वो होता है ETA, ईटा। ईटा पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय क्या? ईटा। क्लियर है? इसको डिफाइन कैसे किया गया है समझिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या है? ऑफ एज, ऑफ फ्लूइड होना चाहिए ना। ऑफ क्या बताइए? फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। तो यहाँ क्या शियरिंग वर्ड आया? ये वर्ड आपने पहले कहीं सुना था क्या? कहाँ सुना था? आपको मैं याद दिलाता हूं। अरे वो मोटा कोई मोटी किताब है क्या आपके पास? लाइए। चलेगा, लाओ। अरे तुमको याद है एक बार हम लोग देख रहे थे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा पैरेलल फोर्स लगा, नहीं याद आ रहा है क्या? अरे शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन वगैरह सब हमने नहीं पढ़ा है। तो पैरेलल फोर्स लगाते हैं थे, जैसे मान लीजिए कि इस हाथ से मैं इस सरफेस पर उधर की तरफ फोर्स लगाऊं और इस हाथ से इस सरफेस पर मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाऊं, तो याद है जो सबसे अपर लेयर जो था लोअर लेयर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया था। यार ढंग से शिफ्ट नहीं कर रहा है? मतलब उतना बढ़िया से ये शिफ्ट नहीं कर रहा। एक किताब हुआ करता था, हाँ लाओ, इससे चलेगा, ठीक है। हाँ देखिए, याद है हम लोगों ने देखा था कि जब मैं इससे इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाऊं और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो इसका शेप थोड़ा सा इस टाइप से नहीं हो गया था, थोड़ा टेढ़ा टाइप का नहीं हो गया है? अरे बोलो ना। और इसी चीज को जब मैं हटा लूंगा तो वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये करने से इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा हुआ था उसको हम लोगों ने क्या कहा था? शियरिंग स्ट्रेस बोला था। और जो स्ट्रेन आया था उसको हम लोगों ने शियरिंग स्ट्रेन बोला था। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का मतलब याद आ रहा है? डेल्टा x/L लिए थे हम लोग। अरे बोलो। तो इस केस में, फ्लूइड के केस में, शियरिंग वाला टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई फ्लूइड है। अच्छा, इस किताब को मैं फ्लूइड की तरह क्यों मान रहा हूं? क्योंकि इसके पास भी कई सारे लेयर्स हैं कि नहीं, और चाहा जाए तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड भी करा सकते हैं हम लोग। तो दिखने में भले ये सॉलिड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह है? थोड़ी बहुत फ्लूइड की तरह है। नहीं नहीं, इसको पूरा सॉलिड थोड़े है, ये बीच बीच में गैप ना है और उस गैप में हवा भरा हुआ है। अरे बीच में क्या है? गैप है, उस गैप में क्या भरा है? हवा भरा है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है हल्की फुल्की फ्लूइड की तरह है। अरे बोलिए। हाँ, तो अब सुनिए क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी सरफेस पर कुछ फ्लूइड डाला हुआ है, ठीक है। ये सरफेस है और ये क्या है? फ्लूइड है। उसके ऊपर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग खींच रहे हैं। बोलिए। जैसे समझिए ना कि पानी है, पानी के ऊपर मान लो नाव है, कागज वाला, हाँ, चाहे थर्मोकोल रखा हुआ है और उस थर्मोकोल को हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए क्या होगा। अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करूं, ये लाइंस कुछ है नहीं, बस मैं ड्रॉ करना चाह रहा था कि यहाँ वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बी। यहाँ वाले पॉइंट को ए बोलेंगे, यहाँ वाले पॉइंट को डी बोलेंगे और यहाँ वाले पॉइंट को सी बोलेंगे। तो अभी ये जो ABCD आपको दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं? और इसमें कई सारे लेयर्स भी होंगे। अरे बोलिए। एक लेयर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। अरे ऐसा ही ना होगा, कई सारे लेयर्स होंगे। अब सुनिए,
जब आप इसको खींचिएगा कुछ F फोर्स लगा के, और मान लीजिए हम इसको v कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना चाह रहे हैं, बोलिए ना, तो ये जो लेयर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो यहीं पर रहेगा, और ये जो लेयर है जो बाबू इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है वो ऑब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं किताब को ऐसा कर रहा था। अरे बोलो ना। तो जो मेरे इस हाथ के कांटेक्ट में था, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, वो तो इसी के साथ कांटेक्ट में रह गया था कि नहीं, और ये सबसे ऊपर वाला जो है वो मेरे इस हाथ के साथ आगे बढ़ गया था कि नहीं। अरे बोलिए। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता है। जो लेयर इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है ना, बोलो ना, वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तुमको क्या लग रहा है कि सिर्फ यही वाला लेयर आगे बढ़ेगा कि ये सारा लेयर थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा कौन शिफ्ट करेगा? सबसे ऊपर वाला। ये थोड़ा उससे कम, ये थोड़ा उससे कम, ये थोड़ा उससे कम, और ये शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो इसके साथ कांटेक्ट में ना है, तो यहीं पे रहेगा। और आफ्टर सम टाइम, यानी dt टाइम के बाद का सिचुएशन देखोगे तो वो कुछ उस टाइप से रहेगा। यानी जो सबसे अपर लेयर था, जो इसके कांटेक्ट में था, वो इतना शिफ्ट कर चुका है, उसके नीचे वाला थोड़ा सा कम, उसके नीचे वाला थोड़ा सा कम। अरे बोलो जल्दी। और जो सबसे नीचे था, जो यहाँ था, वो तो यही ना रह जाएगा। बोलिए। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम इसको v वेलोसिटी से खींच रहे थे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेल्टा x, या फिर अगर टाइम dt है तो हम इसको dx लिख दें। अरे dt टाइम में थोड़ा सा ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो उस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dx से दिखा देते हैं। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि जो स्ट्रेन आया था इस केस में, वो कितना आया था? डेल्टा x बाई एल लिखते थे हम लोग। तो यहाँ डेल्टा x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? dx ना लिखेंगे। याद आ रहा है? हाँ, पहले ये ऐसे था, अभी थोड़ा आगे खिसक गया है। तो डेल्टा x की जगह पे dx, और डिवाइडेड बाई l क्या हुआ करता था? l ये वाला लेंथ ना हुआ करता था, तो इस वाले लेंथ को हम लोग l से दिखा रहे हैं। अब हमको देखना है स्ट्रेन रेट। क्या देखना है? स्ट्रेन। तो बाबू रेट का मतलब होता है कि आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अरे बोलिए ना। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ डिस्टेंस होता है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। अगर कोई पूछेगा स्पीड क्या होता है, तो आप बता दीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अंडरस्टूड होता है। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है फिर? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड ही ना करते हैं। तो किसी भी चीज का रेट निकालना है तो बस आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो स्ट्रेन रेट अगर आपको निकालना है तो ये जो dx बाई एल है ना, जा उसको टाइम से डिवाइड करिए। तो बताइए टाइम कितना लगा है? dt लगा है, तो आप यहां पर ऐसे dt लिख दीजिए। अब आप बताइए dx बाई dt क्या है? तो dx बाई dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये स्पीड ही ना है, तो क्या dx बाई dt की जगह मैं v लिख दूं तो ये हो गया v बाई एल। तो स्ट्रेन रेट जो है वो हो गया आपका v बाई एल। चलिए अब आप बताइए स्ट्रेस क्या होगा? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बाबू फोर्स तो F है, और चलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया जाए? तो वो हो जाएगा आपका A। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस। तो ऊपर में आपको क्या लिखना है? आपको स्ट्रेस लिखना है, और नीचे में क्या लिखना है? स्ट्रेन रेट लिखना है। तो नीचे में आपको लिखना है स्ट्रेन रेट। तो बताइए स्ट्रेस कितना है? F बाई ए है, बोलिए ना। और स्ट्रेन रेट कितना है? V बाई एल है। ये कूद के ऊपर जाएगा, तो बाबू ये बन जाएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू क्या? V। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैथमेटिकली डिफाइन कर लिया। F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू V। सही है? चलिए देख लीजिए, दोबारा पूछना होगा तो पूछिएगा। किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के ऊपर रख के खींचोगे तो फ्लूइड के जितने भी लेयर्स हैं वो थोड़े थोड़े आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कौन शिफ्ट करेगा? जो सबसे ऊपर है। और सबसे कम कौन शिफ्ट करेगा? जो सबसे नीचे है। ये इस पर तो असर ही नहीं पड़ेगा क्योंकि तो इसके साथ ना चिपका हुआ है।
हाँ, तो जो सबसे अपर लेयर शिफ्ट करेगा उसकी वजह से, सॉरी, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम dx ले लें तो इसके अंदर जो स्ट्रेन आएगा वो dx डिवाइडेड बाई l आएगा। और स्ट्रेन रेट का मतलब होता है कि आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर लीजिए। किसी भी चीज का रेट अगर देखना है तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। dx बाई dt को हमने v कह दिया, फिर ये हो गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सारा वैल्यू पुट करोगे तुमको वो मिल जाएगा। क्लियर है? देखिए किताब में लिखा हुआ। ठीक है, अब सुनिए, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ये। इसको क्या पढ़ोगे? पोइसुल्ली। क्या जो मन करे पढ़ लेना, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पोइसुए। ये होता है एल ई, सब साइलेंट हो जाता है। पोइसुए कहा जाता है इसको बस। ये सुए, ये डबल एल जो है ना, आप उसको साइलेंट मान के पढ़िए, पोइसुए ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है। बाकी आपको जो मन करे आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वन पोइसुए जो होता है वो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने देखा है ईटा इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू भी होता है। तो बाबू इसका तो ऐसा यूनिट ऐसा पीएल हो जाएगा, पोइसुए पढ़ा जाता है इसको। ये हो गया न्यूटन, इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर पर सेकंड ना। तो बाबू सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया? अरे बोलो ना, तो ये चीज आ गया। अच्छा, 1 पोइसुए जो होता है वो पास्कल इंटू सेकंड भी होता है। पास्कल इंटू सेकंड कैसे? तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या हम लोग पास्कल लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर ही ना है एक तरीके का। लेंथ के लिए क्या लिखोगे? मीटर। और वेलोसिटी के लिए लिखोगे मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड ऊपर नहीं चल गया, मिला जुला के पास्कल इंटू सेकंड नहीं आ गया। तो इंपॉर्टेंट ये है और ये है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? ये बात डायमेंशनल फॉर्मूला की एकदम निकाल सकते हैं। मैंने दो ही चीजों का बोला है रटने के लिए, किसका किसका? फोर्स का और एनर्जी का। तो फोर्स का हमको रटा हुआ है, कितना होता है बताइए? mlt माइनस 2। लेंथ के लिए तो l लिखेंगे और डिवाइडेड बाई एरिया के लिए l का स्क्वायर लिखेंगे। और बाबू वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1 ना, मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या हम इसको कैलकुलेट करके ये लेके नहीं आ जाएंगे? रटने वाला चीज वैसे भी ये नहीं है। ठीक है, और आगे बोलता है कि जनरली थिन लिक्विड्स लाइक क्या, वाटर, अल्कोहल, ये सब जो होता है, ये पतला लिक्विड ना है, हाँ, इनका विस्कोसिटी कम होता है। दे आर लेस विस्कस देन थिक लिक्विड्स लाइक क्या, कोलतार हो गया, ब्लड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब थिक लिक्विड्स हैं, तो इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जो पतला लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े? अरे बोलो, नहीं बढ़े? हाँ ठीक है, सुनो, यहां पे कुछ लोगों की विस्कोसिटी दी गई है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। जैसे वाटर की विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है? 1 पोइसुए लिखा हुआ है ये। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जिस समय पानी खौल रहा होता है उस समय कितना हो जाता है? 0.3। सही है? अच्छा, ये ब्लड है, तो हमारे ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो, हाँ, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा ब्लड पानी के रेस्पेक्ट 207 गुना ज्यादा गाढ़ा है। बोलचाल की भाषा में बोले तो विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन ही ना होता है। अरे बात समझ रहे हैं? जबकि देखो डेंसिटी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप याद करिए, पानी की डेंसिटी होती है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो ब्लड की डेंसिटी 1.06 ही ना हुआ करता था। क्या मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है? × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी में मतलब 1% से भी कम का डिफरेंस है। लेकिन बाबू विस्कोसिटी 207%। नहीं, तो गुना ना हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो हटा। विस्कोसिटी जो है वो 207 गुना ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, अगर हम ऑयल्स की बात करें
तो 16 डिग्री सेल्सियस पे कितना 113 है, और बाबू 38 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, तो ये आपका 34 हो गया। तो एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। हाँ, तो लिक्विड्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम होती है। लिखा हुआ है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ, अच्छा यहां लिख लीजिएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या लिख लीजिएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है। अरे बोलिए ना, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। का मतलब हुआ ऐसे समझ सकते हैं ना कि वो गाढ़ा से थोड़ा पतला हो जाएगा। हाँ ठीक है। ग्लिसरीन वगैरह, बाप रे बाप, ग्लिसरीन का विस्कोसिटी देख रहे हो कितना ज्यादा, 830 मिली है। हनी का देख रहे हो ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। और एयर का तो खैर गैसेस है तो उनकी विस्कोसिटी तो काफी कम हो जाएगी। लेकिन एक और बात है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो है ये कुछ गड़बड़ है, ये हमको लग रहा है यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। वाइल इट इंक्रीजेस इन द केस ऑफ क्या, तो यहां 0 नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, 0.19 होगा तब ना, उससे ज्यादा होगा थोड़ा सा, ये बोलो ना, ऐसा होता है। अच्छा एक और बात है, मैंने कहा कि डेंसिटी और विस्कोसिटी में कंफ्यूज मत होना। ऑयल्स की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है। तुम एक कंटेनर में पानी डालोगे, तेल डालोगे, कौन ऊपर रहता है, तेल ऊपर रहता है। का मतलब तेल का डेंसिटी कम है, लेकिन बाबू उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। सही है, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन है ये आइए देखते हैं। क्या मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, तो इसी मेटल ब्लॉक की बात कर रहा है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, बोलो बाबू, 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg मास। अच्छा तो मतलब इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है उसका मास बताइए तो, 0.01, बस रहने दीजिए kg, ठीक है। वो तो खाली एगो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाया है। वाया स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली, आइडियल पुली का मतलब हुआ पुली मासलेस होगा और पुली फ्रिक्शनलेस भी होगा। तो ब्रैकेट में दे भी दिया है कि कंसीडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस इन फिगर, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। और लिक्विड विथ अ फिल्म थिकनेस ऑफ कितना, 0.3 मिलीमीटर। अच्छा आपको यहाँ पर एक लिक्विड टाइप का कुछ दिख रहा है जिसके ऊपर इसको रखा गया है, अरे बोलिए, तो इसका थिकनेस दे दिया है। बताओ बाबू कितना दे दिया है, तो 0.30, और मिली का मतलब तो 10 to the power -3 ना होता है। प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ठीक है, ब्लॉक और टेबल के बीच में ये लिक्विड रखा हुआ है। व्हेन रिलीज्ड, जब हम इस सिस्टम को रिलीज करते हैं, द ब्लॉक मूव्स टू द राइट, ये जो ब्लॉक है राइट डायरेक्शन करना शुरू करता है विथ अ कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड कितना दिया हुआ है, 0.085 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करने लगता है, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, आपको बताना है कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी होगी। सुनने में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं। आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला, F/A, V डिवाइडेड बाई L में L ऊपर न जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से बाबू 3 चीज एकदम डायरेक्टली दे रखी हैं, जिसमें बताओ पहला चीज कौन है, L दिया हुआ है, बोलो L दिया हुआ है, ये देखो ये नहीं रहा L, तुमको V भी दिया हुआ है, V नहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया है, ये देखो ये दिया नहीं हुआ है। और तुमको एरिया भी दिया है, एरिया कहाँ दिया है, तो ये लो, ये देखो ये रहा एरिया, नहीं दिया हुआ है। तो निकालना बस तुमको F ही ना है, F निकाल लोगे तो तुमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल जाएगा। सवाल कि इस डायरेक्शन में जो F फोर्स लग रहा है वो किस फॉर्म में लग रहा है, टेंशन के फॉर्म में। तो इसमें टेंशन T, तो इसमें भी टेंशन, और बाबू इसमें नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अब आप बताइए कि ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि रेस्ट में, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये कहाँ जा रहा है,
उधर जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है भाई। हाँ, तो बताइए इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा, कहाँ होगा? बोलो जल्दी। एक्सेलरेशन इसका, अरे नीचे जा रहा है तो नीचे ही ना होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे नहीं है तो क्या आप मानने को तैयार होंगे? आप क्या लड़ जाएंगे इस बात पर मुझसे? हैं? और मैं अपनी बात पे एकदम कायम रहूं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे नहीं है, एकदम मैं कायम रहूं, मैं विद्या कसम खा के अगर बोलूं। आप मानने को तैयार होंगे? कौन है जो मेरे सपोर्ट में है कि हाँ सर देखिए हम मान गए? सब अपने पराये का खेल है, और क्या है। आज मैं जानना चाहता हूं कौन है इसमें जो मेरा अपना है। तुम है, तुम मान गया, और कोई नहीं मान रहा है, तुम भी मान गई। हाँ ठीक है, सुनो सही जवाब सुनो। इसका एक्सेलरेशन नीचे, नीचे के डायरेक्शन में नहीं है। इसका एक्सेलरेशन बाबू ऊपर भी नहीं है। अरे इसके पास तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, रेस्ट में है ये रेस्ट में है, ये नीचे जा रहा है। लेकिन कैसी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। और बाबू अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए का मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट था कि आपको मानना है कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं ना समझ में आया? क्या मतलब तुम लोगों को लगता है कि जब खाली चीज रेस्ट में होता है उसी समय उसका एक्सेलरेशन 0 होता है क्या? अरे कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। मैं बताऊं, ये भी इक्विलिब्रियम वाला केस है, ये भी इक्विलिब्रियम वाला केस है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज रेस्ट में है तभी वो इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसी बात नहीं है। कोई चीज मूव भी कर सकता है, बस उसको कैसे मूव करना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0, क्योंकि हमने पढ़ा है एफ नेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू क्या? तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी तो 0 है, और नेट फोर्स 0 है का मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, यहाँ टेंशन इज इक्वल टू mg है। तो क्या अब हम लोग इस F की जगह पे T यानी कि mg लिख दें, और m की वैल्यू भी आपको दी गई है। कहाँ दी गई है? ये देखिए यहाँ दी गई है, नहीं दी गई है। और g की वैल्यू भी क्या सोच रहे हो, तुमको देगा ये? हाँ, ये तो हमको अपने से लिखना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिला जुला के फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। बस इतना समझ जाना था कि फोर्स के रूप में हमको टेंशन लेना है, और टेंशन के रूप में हमको mg ले लेना है। बोलो, नहीं समझ में आया? अरे आया ना समझ में, ये कैसे हुआ है? क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसा समझ में आया ना ये? ठीक है, तो ये पुट कर लेंगे हम, इसमें गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कौन है ये? बात है, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाएगा। फॉर्मूला पुटिंग था ये। अगला है स्टोक्स लॉ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई बॉडी फॉल्स थ्रू अ क्या फ्लूइड, इट ड्रैग्स द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जब भी कोई बॉडी बाबू किसी फ्लूइड में फॉल करता है, गिरता है, जैसे मान लीजिए किसी पेन को मैंने छोड़ा, ये नीचे गिर रहा है, तो ये जो फ्लूइड है यानी कि जो एयर है उसके लेयर्स को ड्रैग कर रहा होगा। ड्रैग करने का मतलब हुआ घसीट रहा होगा कि नहीं? अरे बोलिए ना। जैसे ये किताब जो है, बोलो, मान लो ये किताब तरीके से हो और ये जो हो वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में उसको भी घसीट रहा है कि नहीं? अब इसकी वजह से बाकी सारे सरफेसेस भी घिसटा रहे हैं कि नहीं? तो इन सारे सरफेसेस के बीच में भी एक रिलेटिव मोशन पैदा हो जाएगा कि नहीं? रिलेटिव मोशन पैदा हो जाने का मतलब हुआ कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करने लगेगा। अरे बोलिए ना। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखा है कि जब भी किसी चीज को फ्लूइड में फॉल करोगे तो बाबू वो लेयर्स ऑफ फ्लूइड को क्या करेगा?
लेयर्स ऑफ फ्लूइड को क्या करेगा, ड्रैग करेगा, जो उसके कांटेक्ट में होंगी। और रिलेटिव मोशन बिटवीन दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज क्या, सेट, जिसकी वजह से फ्लूइड के लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, एक लेयर के दूसरे रेस्पेक्ट में दूसरा लेयर मूव करने लगेगा। एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। अब एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के लेयर्स पे फोर्स लगाएगा उसको ड्रैग करने के लिए, तो फ्लूइड के लेयर्स भी तो उस पे फोर्स लगाएंगी ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसकी वजह से उसका रिटार्डेशन होगा। अरे बोलो ना, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के लेयर्स पर भी नीचे ही ना फोर्स लगाएगा, तो फ्लूइड के लेयर्स उस ऑब्जेक्ट पे कहां फोर्स लगाएंगे, ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जा रहा है नीचे, फोर्स लगने लगा ऊपर, तो उसका रिटार्डेशन ही ना होगा, ठीक है। और इसी रिटार्डिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। और स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था ये जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। बाबू, विस्कस फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी के होता है। यानी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, विस्कस फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और ये चीज हम लोग घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बाल्टी में पानी लेके हाथ डाल दीजिएगा, मतलब इतना डुबा दीजिएगा, अरे बोलिए, और उसके बाद हाथ को ऐसे धीरे धीरे ऐसा मूव कराने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा कि आप करा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा कि पानी रोक रहा है लेकिन उतना भी नहीं रोक रहा है। अब हाथ को ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसे ऐसे, अब आप देखिएगा कि वही पानी अब आप पर ज्यादा फोर्स लगाना चाह रहा है। अरे बोलिए ना, ये महसूस करिएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे पानी पहले से ज्यादा फोर्स लगा के अब आपको रोक रहा है, आपको दिक्कत महसूस होगा ज्यादा तेजी से मूव करने में। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा स्पीड रहेगा, बोलो ना, चाहे ऐसे समझो ना कि बाढ़ का पानी इतना लगा हुआ है और उसमें अगर हम धीरे 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 चलने की कोशिश करें तो हम चल पाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप उसमें दौड़ने की कोशिश करिएगा, आप दौड़ पाइएगा अगर पूरा भरा हुआ है तो बहुत किलो, अरे होगा कि नहीं। यानी जब आपके पैर की स्पीड ज्यादा होगी ना, तो पानी विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से चलना आपके लिए, विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा तो चलना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दौड़ने की कोशिश करिएगा पानी में तो वो आपके लिए एक मुश्किल काम होगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, कैसा हो, स्फेरिकल हो, उसका रेडियस कितना हो, आर हो, तो जब इसको यहां से आप हटाइएगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाइएगा ना, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है 6 पाई ईटा आर। कितना आता है, 6 पाई तो प्योर कांस्टेंट है, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द स्फीयर, और बाकी वी को तो ऐसे ही छापोगे ना। तो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे लगने वाले विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये है, ये आपको याद भी होना चाहिए। बोलिए क्या है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अच्छा, 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी फ्लूइड अगर ज्यादा गाढ़ा है, तो वो विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर रेडियस ज्यादा है, और रेडियस ज्यादा होने से पता है क्या ज्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रेजिस्टेंस भी तो उतना ही ना ज्यादा लगेगा। हाँ, तो रेडियस कहीं ना कहीं सरफेस एरिया की तरफ इशारा कर रहा है। तो रेडियस ज्यादा तब भी विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, और वेलोसिटी ज्यादा तो विस्कस फोर्स तो ज्यादा लगेगा ही। स्टोक्स लॉ यही ना था। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेपर है, क्या है, अरे ये क्या है, पेपर है, और ये भी क्या है, दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका सरफेस एरिया कम है, सेम है। दोनों को छोड़ा जाएगा तो लगभग दोनों साथ में ही गिरेगा। लेकिन अगर इसी को मैंने ऐसे कर दिया, अब देखो पेपर वही है लेकिन इसका सरफेस एरिया काफी कम हो चुका है। इसको अगर पेंट करना हो चारों तरफ से, इसको बाबू पेंट करना हो तो इसमें ज्यादा ना पेंट खर्चा होगा, तो सरफेस एरिया कम हो गया ना, यानी इस पर भी फोर्स भी कम लगेगा। यानी दोनों को छोड़ा जाएगा तो कौन जल्दी गिर जाएगा, ये जल्दी गिर जाएगा। एयर का रेजिस्टेंस इस पे कम लगेगा, ये देख लीजिए, वो गिर गया, अभी उड़ रहा है कि नहीं। तो ये चीज ठीक है, याद हो गया ये। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। सुनिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में रिलीज किया जाता है, बोलो ना, तो कुछ देर तक ही उसकी स्पीड बढ़ती है।
उसकी स्पीड लगातार नहीं बढ़ती है, कुछ देर तक बढ़ेगी, उसके बाद वो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट स्पीड को कहा जाता है टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट एक बार बताइए तो क्या था? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में जब छोड़ा जाता है तो कुछ देर तक ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद वो स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और एक बारिश वाला एग्जांपल मैंने दिया था पहले, कभी नहीं दिया था? बारिश की बूंद वाला कुछ ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, बताता हूँ। सुनो, कहानी ये है, जैसे मान लीजिए कि ये बादल है। क्या है? बादल से बारिश की एक बूंद नीचे आ रही है। बारिश की बूंद नहीं लेते हम, एक काम करते हैं, हाँ 1 kg का, हाँ आइस जो नहीं नीचे, ओला जिसको बोला जाता है, कि पता नहीं क्या बोला अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं उसको? स्नोफॉल। क्या बात करते हो रे? स्नो तो वो जो रुई की तरह होता है उसको ना स्नो बोला जाता है। वो जो ओला गिरता है, पत्थर गिरता है, उसको क्या? एक आदमी बोलो, तुम बोलो। कौन सा? हेल स्टोन बोला जाता है। अच्छा, हेल स्टोन कोई है जो 1 kg का है और वो नीचे गिरता है क्या? तो आप बताइए उस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने न्यूटन का? बोलिए जल्दी। 10 न्यूटन का। हल्ला मत करिए। ऊपर की तरफ क्या लगे? अच्छा, अभी अभी जस्ट ये बादल से अलग हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ऊपर की तरफ ना 2 फोर्सेस लगेंगी, एक लगेगा बायंट फोर्स और एक लगेगा विस्कस फोर्स। तो बायंट फोर्स याद है, रो वी जी? हाँ, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग लगाए ऊपर, तो मान लिया जाए कि 2 न्यूटन का क्या लग रहा है? बायंट फोर्स लग रहा है। तो अभी कोई विस्कस फोर्स इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 0। अरे विस्कस फोर्स तब न लगेगा जब ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ही वही है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। मूव ही नहीं कर रहा है तो विस्कस फोर्स कहां से लगेगा? नो विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इधर अगर हम लिखे तो वो बताओ कितना हो जाएगा? पता नहीं कहाँ है, उधर हम लिख रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है। नेट फोर्स बताओ नीचे की तरफ कितना? 8 न्यूटन। बोलो अब बताओ, फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, जिसकी वजह से अब इसकी स्पीड बढ़ेगी। कोई बात नहीं, अब देखिए जब वो यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड बढ़ के अपने से कुछ 10 मीटर पर सेकंड हम लोग ले लें। हाँ, और नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन तो अभी भी लगेगा, और ऊपर लगने वाला बायंट फोर्स जो है वो भी वही 2 न्यूटन का ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और बायंट फोर्स में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रो भी जी। रो का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या पत्थर यहां से आएगा तो क्या हवा की डेंसिटी बदल जाएगी? नहीं, हल्का फुल्का अंतर आता है 1.5%, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। तो एयर की डेंसिटी में बदलाव नहीं हुआ, इसके वॉल्यूम में बदलाव नहीं हुआ, जी की वैल्यू में बदलाव नहीं हुआ, तो बायंट फोर्स में भी बदलाव नहीं होगा। नेग्लिजिबल बदलाव होगा, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब तो इसके पास वेलोसिटी आ गया ना, अब इसके ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। और चलिए वो विस्कस फोर्स भी कितना लगा लिया जाए? 2 न्यूटन। तो अब आप बताइए इस पर लगने वाला नेट फोर्स अभी भी कितना है? सॉरी, अभी भी किधर है? नीचे ही है, और लेकिन कितना है? 10 में से 4 घटाओगे ना तो कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन का हो जाएगा। सही है? हाँ, कोई बात नहीं है। नेट फोर्स नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, और फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ता है। स्पीड अभी और बढ़ेगा। चलिए स्पीड को और बढ़ाया जाए। स्पीड को बाबू बढ़ा के कितना कर लिया जाए? 30 मीटर पर सेकंड कर लें। अच्छा, नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन अभी भी लगेगा, ऊपर लगने वाला बायंट फोर्स 2 न्यूटन अभी भी लगेगा, लेकिन बताइए क्या विस्कस फोर्स भी अभी भी उतना ही लगेगा? जी नहीं। आप देखिए वेलोसिटी 3 गुना ना हो गया तो विस्कस फोर्स भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब विस्कस फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन से कितना? 6 न्यूटन। ये आप समझ पा रहे हैं? अब आप बताइए नेट फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरह। कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? तो 6 × 2 कितना? 8 ना, और नीचे है 10, तो 2 ही न्यूटन ना लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं है। क्या बाबू? फोर्स अभी भी नीचे है,
वेलोसिटी अभी भी, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड, अभी स्पीड और बढ़ेगा इसका, क्या बात है। तो ये देखिए स्पीड इसका और बढ़ा कि इसको हम लोग 40 मीटर पर सेकंड कर लें, नहीं बोल रहे हैं आप। नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन अभी भी, ऊपर लगने वाला अरे बायंट फोर्स 2 न्यूटन अभी भी, लेकिन ये देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड था तो उसके 4 गुना ना है, तो विस्कस फोर्स भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। नीचे कितना 10 न्यूटन, ऊपर कितना, क्या बात है। अब इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हो गया, अभी जितना बढ़ना था बढ़ चुका है। अभी आगे जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 40 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। नहीं समझे आप? अरे वेलोसिटी के बढ़ने घटने के लिए फोर्स ना होना पड़ता है, फोर्स हो गया है 0 तो एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आप बताइए नीचे लगने वाला ये 10 न्यूटन भी लगेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको बाकी लोगों से मतलब नहीं है। ऊपर लगने वाला बायंट फोर्स 2 न्यूटन का अभी भी लगेगा। अब सुनिए स्पीड नहीं ना बदला है, तो इसका मतलब विस्कस फोर्स भी नहीं बदलेगा, यानी यहां पर भी देखिएगा तो नेट फोर्स कितना, यानी अब ये इसके नीचे 40 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, वो कितना दूर भी क्यों ना चला जाए। अब इसकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली। आप समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है। तो विस्कस फोर्स एक बहुत जरूरी फोर्स है बाबू, बहुत जरूरी। मैं तो कहता हूं ये सबसे जरूरी फोर्सेस में से है, काहे कि अगर ये नहीं होता ना, एक बरसात का खेल था, एक बरसात का खेल था, पूरी मानव प्रजाति क्या, जितने जीव जंतु है सब खत्म हो जाते। क्यों खत्म हो जाते पता है? क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती हैं उनका जो वजन होता है वो मान के चलिए कि पिस्टल का जो बुलेट होता है ना उसके बराबर होता है। बारिश का बूंद इतना सा होता है कि नहीं? हाँ उतना होता है। और वो जितनी ऊंचाई से गिरती है ना, जितनी ऊंचाई से गिरती, अगर उनकी स्पीड लगातार बढ़ रही होती, जैसे यहां तक तो लगातार बढ़ा है ना, अगर स्पीड बाबू लगातार बढ़ रहा होता ना तो समझ लीजिएगा इतना इफेक्ट आता जितना पिस्टल एकदम समझ लीजिए कनपट्टी में सटा के चलाया गया है, वो छेद होता, आदमी खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हैं कैसे विस्कस फोर्स हमारी जान बचाता है। तो बताइए हम लोग क्यों नहीं मरते हैं? इसलिए क्योंकि बारिश की बूंद जब गिरती है थोड़ी देर तक ही उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद वो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है? हमारी जान बच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम बारिश की बूंद ही ले लें, तो चलिए इसकी डेंसिटी हम लोग रो नॉट ले लेते हैं और इसका वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, v ले लेते हैं। तो नीचे क्या लगेगा बाबू, mg। सब लोग ध्यान दो इधर, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। और मैंने कहा कि इस चैप्टर में मास से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डेंसिटी वॉल्यूम है। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, का मतलब मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे तो हमको इसका मास इनटू जी ना करना है, तो इसकी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम इनटू जी कर लीजिए। ऊपर बताइए क्या क्या लगेगा, तो बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स। चलिए मान लिया जाए इसका रेडियस कितना है, r है। तो पहले तो बायंट फोर्स होता है रो वी जी, जिसमें रो इसकी डेंसिटी थोड़े होगी, रो किसकी डेंसिटी होती है, रो उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिस फ्लूइड में ये डूबा हुआ है। तो मान लिया जाए कि इसकी डेंसिटी है रो। अरे अगर ये बारिश की बूंद है तो ये हवा है, हवा की डेंसिटी हमने कितनी मान ली, रो मान ली। तो हम लोग लिखेंगे रो भी होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे तो पूरा का पूरा बूंद हवा में ही ना है, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लेंगे और इंटू लिखेंगे जी। चलिए बताइए विस्कस फोर्स कितना होता है, तो 6 पाई ईटा r इंटू वी। और मान लिया जाए कि ये टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है। अरे इसने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली है, हमको टर्मिनल वेलोसिटी का ही ना फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मान लीजिए कि इसने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली है, तो हम v की जगह क्या लिखेंगे, v नॉट लिखेंगे। और जिस समय ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुका होता है उस समय ऊपर वाला फोर्स बराबर
नीचे वाला फोर्स होता है, जल्दी बताइए ऊपर वाला फोर्स कितना होगा, रो भी जी प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू, नीचे वाला फोर्स कितना है, रो नॉट इंटू भी जी। चलिए रो भी जी को उधर भेजिए, तो 6 पाई ईटा आर इंटू कितना, वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा भीजी को कॉमन ले लिया जाए तो ये रो नॉट माइनस रो हो जाएगा क्या बाबू? और तुम बताओ कि वी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, वी की जगह पे ना ई वॉल्यूम है, अरे वी क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दें। हाँ एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए जी की जगह जी लिखिए, आप रो नॉट माइनस रो लिखिए, और ये बाकी लोगों को कहां बुला के लाइए, नीचे। तो 6 पाई ईटा और आर नीचे आया बाबू, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल होगा तो आर का स्क्वायर ना बचेगा। अब जल्दी से कैलकुलेट करिए और बताइए। अच्छा एक और बात है, हम चाहें तो जैसे 6 यहीं पे ना आने वाला है, तो क्या हम इसको 2 और इसको 3 बार में काट लें? हाँ तो जल्दी बताइए कि आंसर क्या आया। आंसर आ जाएगा 2 आर स्क्वायर जी और रो नॉट माइनस रो और डिवाइडेड बाई, नहीं ये 3 इससे ना मल्टीप्लाई होगा, तो 9 ईटा, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। सही है? इसमें बताइए आर क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी उसका रेडियस है, जी तो जी है 9.8, ये है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ये है फ्लूइड की डेंसिटी, जिस फ्लूइड में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, हाँ क्या लगा है, याद कर लो।